ओके चलिए। अच्छा, तो आज जो है खाने खिलाने का दिन है। लिमिट्स का आज लास्ट लेक्चर है। अपन सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ऑल द इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड। अपन 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। दर्शन आवाज़ आ रही तुम्हारे माइक से? और 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, वो सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। ये तो हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म से एसोसिएटेड। दर्शन माइक म्यूट करो। तो ये जो है, इससे हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म से एसोसिएटेड सारी लिमिट देख ली। उसके अलावा भी लिमिट में 3-4 चीज़ें जानने लायक हैं। आइए उनको एक एक करके हम जानें। सबसे पहले, बहुत ज़्यादा अब काम की नहीं है। पुराने समय में, तो पुराने समय का मतलब सब्जेक्टिव पेपर अगर हो तो ये जो थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ ये काम की है। ऑब्जेक्टिव पेपर में इसका कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। 3-4 छोटी छोटी लास्ट की बातें बची हुई हैं, आए उनको कवर करें और लिमिट के चैप्टर का अंत करें। सबसे पहले आज एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सैंडविच थ्योरम। देखिए, आप ये समझिए, कोई भी मैथमेटिशियंस अगर कोई थ्योरम डिस्कवर करता है, मान लीजिए मुझसे कोई थ्योरम डिस्कवर हो जाए, तो मैं उसको अरविंद थ्योरम नाम दूंगा, अपना नाम अमर करने की कोशिश करूंगा। तो लेकिन अब किसी के ने अपने बच्चे का नाम सैंडविच तो रखा नहीं होगा। ये बात मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसी थ्योरम है जो कि किसी के नाम पर नहीं है, तो वो थ्योरम नहीं है, बल्कि वह एक सिंपल लॉजिकल स्टेटमेंट है। ये समझिए। तो सैंडविच थ्योरम को बहुत भारी थ्योरम नहीं है, इसके नाम में थ्योरम जरूर आता है, बट इट्स अ सिंपल लॉजिकल स्टेटमेंट। क्या कहती है सैंडविच थ्योरम? इस बात को समझने के लिए पहले जो मैं कह रहा हूं वो समझिए। मान लीजिए एक नंबर मैं बोलूं कि एक नंबर है 2 से 3 के बीच में। तो भाई 2 से 3 के बीच में मैं नंबर बोलूं भैया 2.1, 2.2, 2.3, 2 कहीं तक भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ एक नंबर 2 से 2.5 के बीच में, तो थोड़ा सा छोटा हो गया, 2.1, 2.2 ऐसे करके। मैं बोलूँ एक नंबर 2 से 2.1 के बीच में, और छोटा वेरिएशन आएगा, 2.01। मैं बोलूँ एक नंबर है 2 और 2.00001 के बीच में, तो जगह और छोटी हो गई, नंबर 2 के बहुत पास होगा। ये जो बात मैंने बोली उसी को यहाँ देखेंगे। सैंडविच थ्योरम कहती है, इफ एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स इज लेस देन एच एक्स। अगर एफ एक्स जी एक्स से छोटा है और जी एक्स एच एक्स से छोटा या बराबर है, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ एक्स इज ऑल्सो वेल, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एच एक्स इज ऑल्सो वेल। जी जो फंक्शन है वो एफ और एच के बीच में है। ठीक है, जी जो फंक्शन है वो एफ और एच के बीच में है, और एफ की लिमिट भी एल है, जी की एच की लिमिट भी एल है, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस सी जी एक्स भी एल होगी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस सी जी एक्स भी। कॉमन सेंस की बात है, आइए इधर देखिए। मान लीजिए ये एच एक्स का ग्राफ है, मान लीजिए ये एफ एक्स का ग्राफ है, ऐसे, और यहां ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है x इक्वल टू सी, जहां पर दोनों बिल्कुल बराबर हो गए हैं। दोनों की जो वैल्यू निकल के आई है वो l निकल के आई है। अब मैं बोल रहा हूं जो जी एक्स फंक्शन है, मैंने बोला जो जी एक्स फंक्शन है वो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में है। तो अगर जी एक्स फंक्शन इन दोनों के बीच में है, तो अब मुझे जी एक्स बनाना है। तो जहां पर जगह है वहां पर जैसे मन चाहे बना दो, लेकिन जैसे जैसे जगह छोटी होती जाएगी तो आपको अल्टीमेटली उसी गैप से निकलना पड़ेगा। उसी गैप से क्यों निकलना पड़ेगा? उसी गैप से इसलिए निकलना पड़ेगा क्योंकि आपसे कह दिया गया है कि जी एक्स एफ और एच के बीच में है। तो अगर एफ की वैल्यू 2 है, एच की वैल्यू 3 है, तो जी 2 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर एफ की वैल्यू 2 है और एच की वैल्यू 2.1 है, तो जी की वैल्यू 2 से 2.1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर सोचो एफ की वैल्यू भी 2, एच की वैल्यू भी 2, तो भाई साहब जी की वैल्यू भी 2। इसीलिए इसका नाम है सैंडविच थ्योरम, दो चीजों के बीच में फंस जाने की थ्योरम। अब मुझे बताइए, क्या ये थ्योरम आपको समझ में आई? बोलिए हाँ। यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड।
सैंडविच थ्योरम की मदद से एक स्टैंडर्ड लिमिट आइए पहले निकालते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं लेने जा रहा हूं सैंडविच थ्योरम पर बेस्ड। इन एग्जांपल्स को ध्यान देंगे। सबसे पहले एक छोटे से स्टैंडर्ड लिमिट का डेरिवेशन करते हैं, ये थोड़ा सा काम में आ सकता है। क्या आप लोगों ने डिराइव कर रखा है साइन एक्स इज लेस देन एच एक्स इज, मतलब साइन एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन टेन एक्स? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जब भी बच्चे बोलते हैं उन्हें कुछ नहीं पता, मैं खुश हो जाता हूं। इधर देखो, एक सर्किल कंसिडर करें। सर्किल के अंदर इसके सेंटर को ओ कह देते हैं, ध्यान देना है। इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं। ध्यान सुनते आइएगा। ए बी को जोड़ दीजिए, ए बी को जोड़ दिया। बी पॉइंट पे टेंजेंट खींच दीजिए, बी पॉइंट पे टेंजेंट खींच दी। ए को एक्सटेंड कर दीजिए, इसी लाइन को सीधे इस पॉइंट को सी कह दीजिए। सर्किल के रेडियस को आर कह दीजिए और इस एंगल को थीटा कह दीजिए। ये सब हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है। अब सब बच्चे ध्यान सुनेंगे क्लियरली। अंधा बच्चा भी फूटी हुई आंखों से देख के बोल सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी विल बी लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। मुझे उम्मीद है आप सेक्टर समझते होंगे। सेक्टर मतलब ये सर्किल का पार्ट ओ ए बी विच इज लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी। इसको देखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियरली आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, आज गर्मी बहुत है, इज लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी। ये तीनों के तीनों क्लियर है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ बीच का एंगल। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। किसी भी दो साइड का प्रोडक्ट इंटू साइन ऑफ बीच का एंगल। एक्चुअली गर्मी की बात नहीं है, वैसे इस रूम में एसी लगा हुआ है लेकिन क्या लाइट नहीं आ रही है क्योंकि इन्वर्टर से चल रहा है। अब टेंशन ना ले, क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्वर्टर का मस्त 7-8 घंटे का बैकअप है। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे भाई? पूरे 2 पाई रेडियन का एरिया पाई आर स्क्वायर होता, तो 1 रेडियन का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई होगा। तो थीटा रेडियन का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर थीटा बाई 2 निकल के आ गया। ध्यान रखना, थीटा इन रेडियंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर मैं इस बात को थोड़ा एम्फसाइज भी कर देता हूं। पूरे कैलकुलस में कहीं पर भी अगर एंगल की बात आएगी तो एंगल रेडियन में ही होगा। पूरे कैलकुलस में अगर कहीं पर भी एंगल की बात आएगी तो एंगल रेडियंस में ही होगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये आर स्क्वायर थीटा बाई 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी, ओबीसी का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस हाइट। बीसी आप बड़े आराम से टेन थीटा की मदद से निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज अपोजिट अपॉन आर, तो बीसी निकल के आ गया आर टेन थीटा, तो इंटू आर टेन थीटा, ये निकल के आ गया। तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर बाई 2, ये कट जाता है। और एक बेहतरीन रिश्ता जन्म जन्मांतर तक याद रखने के लिए, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इन रेडियंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। इस इनइक्वालिटी को आप बिल्कुल ध्यान रखें। मतलब साइन थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू टेन थीटा। किसी भी व्यक्ति से दोस्ती करनी हो उससे पूछे पहले कि आप ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी बताइए। अगर वो बता दे कि साइन थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू टेन थीटा, तो उससे दोस्ती करें, वरना ना करें। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, लिमिट खत्म हो गई है, मैं 2-3 छोटी बातें जो आपने नहीं पढ़ी उनको बता दे रहा हूँ। तो साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू टेन थीटा, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। शादी तय हो जाए आपकी, लड़की से मिलने जाए, पूछ लें टेल मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। बता पाए तो करें, बता पाए तो शादी करें, वरना शादी तोड़ दें। साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू टेन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट।
पढ़ाई पे ध्यान दो तुम। हाँ, पता लगा उसने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, तुम ही नहीं बता पाए और लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। मेरी बेइज्जती और करवा दोगे कि एस सर का स्टूडेंट मैथ में रिजेक्ट हो गया। अच्छा, अब पहला एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझाया कि साइन थीटा हमने डिराइव कर लिया, साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन टेन थीटा। अब आइए सैंडविच थ्योरम लगाएंगे, साइन थीटा अपॉन थीटा की लिमिट निकालेंगे। ध्यान रखें, मैं बार बार लिख रहा हूं थीटा इन रेडियंस। पूरे के पूरे कैलकुलस के अंदर कहीं पर भी अगर एंगल का जिक्र है, पूरे के पूरे कैलकुलस के अंदर कहीं पर भी अगर एंगल है तो एंगल रेडियंस में ही है, तो एंगल रेडियंस में ही है। ओके, डिवाइड कर दिए साइन थीटा से, तो साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। रेसिप्रोकल ले लीजिए, रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। बहुत अच्छा दिन है आज, बहुत बढ़िया दिन, यानी कॉस थीटा इज लेस देन साइन थीटा अपॉन थीटा इज लेस देन 1। क्लियरली लिमिट ले लीजिए, थीटा अप्रोचेस 0। तो अगर कॉस थीटा की बात करें तो लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 कॉस थीटा 1, और 1 की बात करें जो कि एक कांस्टेंट है, अचर है, यानी वैल्यू नहीं बदलती, 1। सो मैं कहूंगा आज सैंडविच थ्योरम। सो बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज ऑल्सो 1, हेंस पार्ट। तो ये एक सैंडविच थ्योरम द्वारा प्रूव है कि साइन थीटा अपॉन थीटा की लिमिट कितनी आती है, 1। बोल दीजिए हाँ, समझ में आया? क्या ये प्रूफ आपने पहले देखा था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये वन से कम आता है ना? हाँ, अभी मैं आऊँगा, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, धीरे 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 धीरे, अभी और बातों पर आ रहा हूँ मैं कि यहाँ तक गाड़ी पहुँची कि नहीं। बोल दो हाँ गुरु जी। आइए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बस बस बस। देखो जी नहीं लगाया इसने, सांप लगेगा इस बच्चे को। इधर देखो, अभी अभी हमने डिस्कवरी की कि साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन टेन थीटा। थीटा से डिवाइड कर दें तो साइन थीटा अपॉन थीटा लेस देन 1 इज लेस देन टेन थीटा अपॉन थीटा। देखिए ध्यान से, अपनी आंखों से देखिए, भगवान ने इतनी बढ़िया आंखें दी हैं। साइन थीटा अपॉन थीटा 1 से छोटा होता है, जबकि टेन थीटा अपॉन थीटा 1 से बड़ा होता है। यहां पर एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट से कुछ महत्वपूर्ण बातें बोलेंगे। अरे गर्मी बहुत है। यहाँ थीटा, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यूज, और यहाँ पर टेन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यूज। थीटा को जैसे जैसे आप 0 के करीब ले जाएंगे, जैसे इसको 0.1 कह दिया तो 0.98 आता है, ये 1.0001 आता है। आइए 0 के और करीब चलें, 0.001, तो 0.3 बार 9 आता है। उसके आगे का मैंने रटा नहीं है, इसमें 4 जीरो आते हैं, फिर 1 करके कुछ आता है। 0 के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो कर दें तो 4 बार 9 आता है। आगे का मैंने रटा नहीं, इसमें 6 1 आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे एंड सो। ये चार्ट मैंने छोटा सा बताया है कि साइन थीटा अपॉन थीटा टेंड्स टू 1 थ्रू वैल्यूज लेस देन 1, वाइल टेन थीटा अपॉन थीटा की लिमिट भी 1 है, लेकिन वो टेंड्स टू 1 थ्रू वैल्यूज ग्रेटर देन 1। दोनों ही 1 को टेंड करते हैं, दोनों ही 1 के करीब जाते हैं, लेकिन साइन थीटा अपॉन थीटा हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा, 0.9999, 0.99999 एंड सो ऑन। जबकि टेन थीटा अपॉन थीटा 1 के करीब जाएगा, 1 के बहुत करीब जाएगा, बहुत ही करीब जाएगा, लेकिन हमेशा 1 से बड़ा ही रहेगा। क्या ये छोटी सी बात समझ में आई? बोल दीजिए हाँ। अच्छा, एक और चीज, इस छोटी सी बात से 4 गजब के लिमिट के क्वेश्चन बनते हैं। वैसे मैं जानता हूं आपके लिए कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, शायद आपको पता भी हो लेकिन बताऊंगा मैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 टेन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 टेन एक्स अपॉन एक्स, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर
यहाँ है बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर। आइए चारों लिमिट निकालें, समझें। सबसे अगर पहली लिमिट को देखें, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 को टेंड कर रहा है, 1 के करीब जा रहा है, 1 के बहुत करीब जा रहा है, लेकिन 1 से चिनन मिनन छोटा, तो 0.999999। अब पहले लिमिट अपना काम करेगी, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना काम करेगा। साइन एक्स अपॉन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिमिट। अब साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से चिनन मिनन छोटा है, 1 से चिनन मिनन छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर शुद्ध 0, और 0 की लिमिट 0। दूसरी लिमिट की बात करें, अब की बार पहले लिमिट अपना काम करेगी, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसमें लिमिट का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, पिछले प्रश्न में ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट लेनी है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस वही क्लियर होना चाहिए। ओके, साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। ध्यान देना, पहले लिमिट अपना काम करेगी स्टेप बाय स्टेप, फिर जो लिमिट आएगी उस लिमिट का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है आपको। आइए थर्ड, tan x अपॉन एक्स 1 को टेंड करेगा 1 की बड़ी वैल्यू से, तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो जाएगी, और कांस्टेंट की लिमिट तो वही कांस्टेंट रहती है। चौथी इंपॉर्टेंट लिमिट, tan x अपॉन एक्स की लिमिट 1 है और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। ध्यान देना है, जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये भैया 1 को टेंड जरूर कर रहा है, 1 के करीब जरूर जा रहा है, लेकिन 1 की छोटी वैल्यू से। क्या छोटी सी बात समझ में आई? सैंडविच एक बार और बताइए ना। क्या चीज मेरे बच्चे? फर्स्ट वाला कुछ नहीं, साइन एक्स अपॉन एक्स का पहले लिमिट लेनी है कि पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देगा उसकी लिमिट। बोलो हाँ। यस सर। अब साइन एक्स अपॉन एक्स कभी 1 के एक्स अप्रोचेस 0 का मतलब है एक्स नॉट इक्वल टू 0, वैसे भी 0 डोमेन में नहीं है। क्या साइन एक्स अपॉन एक्स 1 को टेंड करेगा, लेकिन 1 की छोटी वैल्यू से। बोलो हाँ। यस सर। और 1 से जरा सा भी छोटा क्यों ना हो, 1 से जरा सा भी छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 0 0 0। बोल दो हाँ। यस सर। ग्राफ से भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं क्या जी मेरे बच्चे? इसको ग्राफ से। हाँ, ग्राफ से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो इसको बहुत आराम से ग्राफ से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। नोट करने दीजिए। हाँ ओके, इसको नोट कर लें, 2 मिनट रुक रहा हूँ मैं। अब जो हमने सैंडविच थ्योरम पढ़ ली, इस सैंडविच थ्योरम पर बेस्ड एक बहुत स्पेशल किस्म का क्वेश्चन होता है, उसको सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, इस सवाल को सभी विद्यार्थी देखें। अब जैसे सबसे पहला सवाल कि सर इस सवाल को देखकर कैसे पता लगेगा कि सैंडविच थ्योरम लगानी है। सबसे पहला सवाल मन में ये आना चाहिए कि क्वेश्चन को देखकर कैसे पता लगेगा कि हमें सैंडविच थ्योरम लगानी है। और दूसरा बात ये होगी कि सर अगर सैंडविच थ्योरम अप्लाई करनी है तो कैसे करनी है। तो पहले सवाल का जवाब, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? इस जो सीरीज लिखी गई है कितने टर्म्स हैं? वैसे इसमें n टर्म्स हैं, लेकिन n इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इसके अंदर अगर आप देखें कि नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट। बोल दीजिए हाँ। और किसी भी एक टर्म को अगर लें तो उस टर्म में देखें कि डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से बड़ी है। बोल दीजिए हाँ। नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट एंड ईच टर्म इज गोइंग टूवर्ड्स 0। बस यही पहचान है। अगर कोई ऐसी सीरीज दिखे जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो और हर एक टर्म 0 जा रहा हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो और हर एक टर्म 0 जा रहा हो, तो समझ जाइए खाना ही पड़ेगा आपको सैंडविच। सबसे पहले आपको प्रश्न देखते ही ये समझना है कि ऐसी क्या चीज़ हमको दिखे
ऐसी क्या चीज़ हम जाने कि हमको खाना पड़े सैंडविच। तो अगर किसी सीरीज़ में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं और हर एक कोई भी इंडिविजुअल टर्म उठाएं तो हर एक इंडिविजुअल टर्म ज़ीरो जा रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चन में लगानी ही पड़ेगी सैंडविच थ्योरम। क्या ये समझ में आ गया? बोल दीजिए हाँ। यस सर। गुड। ये हो गया पहला काम। अब आइए दूसरे काम की ओर बढ़े। सवाल उठता है कि ठीक है सर, सैंडविच थ्योरम लगानी पड़ेगी, पर कैसे लगाएंगे सैंडविच? तो सैंडविच थ्योरम लगाने के लिए हमको इससे एक बड़ा फंक्शन ढूंढना है और हमको इससे एक छोटा फंक्शन ढूंढना है। और वो बड़ा और छोटा फंक्शन ढूंढना भाई ऐसा ढूंढना है कि जो बड़े वाले की लिमिट आए वही छोटे वाले की लिमिट आए। और उसको ढूंढना बहुत आसान है, क्योंकि उसके ढूंढने की ट्रिक है, लीव द न्यूमरेटर, प्ले विद डिनोमिनेटर। लीव द न्यूमरेटर, प्ले विद डिनोमिनेटर। लीव द न्यूमरेटर, प्ले विद डिनोमिनेटर। सुनेंगे ध्यान से। जो न्यूमरेटर में गिवन है उसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, ये लीजिए। जो न्यूमरेटर में गिवन है उसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। अब सोचिए, सारे डिनोमिनेटर को अगर सबसे बड़े डिनोमिनेटर से रिप्लेस करोगे, सारे डिनोमिनेटर को अगर सबसे बड़े डिनोमिनेटर से रिप्लेस करोगे, तो ये फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन से छोटा हो जाएगा। बोलो हाँ। सोचो ना, सोचो ना। और अगर सारे डिनोमिनेटर को सबसे छोटे डिनोमिनेटर से रिप्लेस करोगे तो ये फंक्शन इससे बड़ा हो जाएगा। बोलो यस सर। देखो बच्चों, सब रिसर्च R&D में कर चुका हूं, आपको सिर्फ मुझे सुनना है बस। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कब लगानी है सैंडविच थ्योरम, उसके बाद मैं बता रहा हूं कैसे लगानी है सैंडविच थ्योरम। कब लगेगी सैंडविच थ्योरम? व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट एंड ईच टर्म इज गोइंग टूवर्ड जीरो। कैसे लगानी है सैंडविच थ्योरम? लीव द न्यूमरेटर, प्ले विद डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को छोड़िए, नीचे वाले से खेलिए। लीव द न्यूमरेटर, प्ले विद डिनोमिनेटर। सारे डिनोमिनेटर को सबसे बड़े डिनोमिनेटर से रिप्लेस करेंगे, छोटा फंक्शन बनेगा। और सारे डिनोमिनेटर को सबसे छोटे डिनोमिनेटर से रिप्लेस करेंगे, बड़ा फंक्शन बनेगा। बोल दो हाँ। आओ बच्चों इधर देखो। आप लोग की बौद्धिक क्षमता, ये चीज़ बच्चों बन जाएगी 1 + 2n तक अपॉन n + n स्क्वायर। शुरू के n नेचुरल नंबर का सम आजकल प्ले ग्रुप में सिखाया जा रहा है, n + n स्क्वायर। यहाँ 2 आ जाएगा, तो इसकी लिमिट निकल के आ जाएगी हाफ। बोलो हाँ। इसकी बात करें, यहाँ पर भी सबकी डिनोमिनेटर सेम है, 1 + n स्क्वायर। n × n + 1/2। आंखें चमक रही हैं, आंखों से रोशनी निकल रही है। वाह! इसकी लिमिट भी हाफ, इसकी लिमिट भी हाफ, तो कहने में कोई संकोच नहीं कि इसकी लिमिट भी हाफ। क्या पूरा क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। कॉपी करें तो एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने को दूंगा, प्लीज कॉपी। यस, सैंडविच थ्योरम अब आपको समझ में आ गई है, उसको अप्लाई करना भी समझ में आ गया है। आइए एक क्वेश्चन आप लोग भी अटेम्प्ट करिए, जरा ट्राई करें इस क्वेश्चन को, देखें कि इसमें सैंडविच थ्योरम लग रही है कि नहीं लग रही। और अगर सैंडविच थ्योरम लग रही है तो इसको सॉल्व करना है। करिए। आइए इस क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले अगर अपन जनरल बात करें कितने टर्म्स हैं इसमें, तो इसके अंदर 2n + 1 टर्म्स हैं, जहां n इन्फिनिटी जा रहा है। 2n + 1 टर्म्स हैं जहां पर n इन्फिनिटी जा रहा है। आइए बात करते हैं इसकी, बिल्कुल ध्यान देखेंगे कैसे होगा ये। सुनो,
भाई वही फंडा है, इससे छोटा फंक्शन ढूंढना है, इससे बड़ा फंक्शन ढूंढना है। 1 + 1 + 1 ये छोटा हो जाएगा, और इससे 1 + 1 + 1। अब छोटा फंक्शन बनाने के लिए सारे डिनोमिनेटर को सबसे बड़े डिनोमिनेटर से रिप्लेस कर दें, सारे डिनोमिनेटर को सबसे बड़े। तो यहाँ पर भी √n² + 2n, √n² + 2n, √n², और यहाँ सारे डिनोमिनेटर को सबसे छोटे से रिप्लेस कर दें, √n², √n², √n²। यहाँ पर 2n + 1 टर्म है, तो 2n + 1 होल अपॉन √n² + 2n बन जाएगा। इसकी लिमिट निकालेंगे 2 आ जाएगी। ये चीज़ बनेगी 2n + 1 अपॉन √n²। इसकी भी लिमिट निकालने की 2 आ जाएगी। तो इसकी लिमिट भी 2, इसकी लिमिट भी 2, यानी इसका आंसर भी आ गया 2। क्या सब बच्चों को समझ में आया? बोल दीजिए हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हो गया सैंडविच थ्योरम का यूज। ये हो गई सैंडविच थ्योरम और उसके कुछ एप्लीकेशन। अब जो है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, लिमिट्स के अंदर लिमिट निकालने के क्वेश्चन भी आते हैं, साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर आपको लिमिट दे रखी होती है और कुछ मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी बताऊंगा। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ मिसिंग वेरिएबल्स इन लिमिट्स। मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू निकालना लिमिट्स के अंदर। आइए बात करें फाइंडिंग वैल्यू ऑफ मिसिंग वेरिएबल इन लिमिट्स। इसको एक सवाल के ज़रिए लेंगे। सवाल देखो ज़रा। आइए 1-2-3 क्वेश्चन लूँगा और मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। ध्यान से देखें। यस, इस क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या आप अटेम्प्ट करना चाहेंगे इसको, या मैं डायरेक्ट करके बता दूँ? 2 मिनट लगाएं, अटेम्प्ट करें ज़रा। चलो अच्छा, सब बच्चों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। आइए, सबसे पहली चीज़, जब भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, आप बिल्कुल ध्यान से सुने, एक क्वेश्चन में ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब इसके अंदर एक लिमिट दे रखा है कि भैया इसकी लिमिट 1 है, तो a + b + c की वैल्यू और abc की वैल्यू बताओ। खैर चलिए, वो तो एक अलग इशू हो गया। अब मेरी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से। जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले गिवन लिमिट की इनडिटरमिनेट फॉर्म आइडेंटिफाई करो। क्लियरली यहाँ पर ये देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि यह जो गिवन लिमिट है, इसकी इनडिटरमिनेट फॉर्म ∞/∞ है, क्योंकि x के इन्फिनिटी जाने पर क्लियरली न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी पहुँच जाएगा और डिनोमिनेटर भी तो इन्फिनिटी पहुँच जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बोल दीजिए हाँ। अब सबसे पहले इधर देखें, आइडेंटिफाई इनडिटरमिनेट फॉर्म। सबसे पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म आइडेंटिफाई करें। इनडिटरमिनेट फॉर्म आइडेंटिफाई करने के बाद उस इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशन लगाएं। अप्लाई कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ दैट फॉर्म। देखिए ध्यान से। अब इसका फॉर्म आइडेंटिफाई करना तो बहुत आसान है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यह अपने आप में ∞/∞ फॉर्म है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यह अपने आप में ∞/∞ फॉर्म है। अब सवाल उठता है कि अगर ये ∞/∞ फॉर्म है, तो ∞/∞ फॉर्म की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? आपको याद ही होगा कि ∞/∞ फॉर्म की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो। बोलो हाँ। क्योंकि अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री छोटी हो डिनोमिनेटर से, तो लिमिट 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ नॉन ज़ीरो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, यहाँ लिमिट 1 आ रही है, और ये तभी संभव है
जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो तो न्यूमरेटर को थोड़ा रीअरेंज करते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ जाएगा 2a प्लस बी माइनस 3c। एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा माइनस a प्लस 5b माइनस c। कांस्टेंट टर्म ऊपर तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस बी। ये मैंने न्यूमरेटर को पॉलिनोमियल की तरह रीअरेंज कर लिया। आइए डिनोमिनेटर को रीअरेंज करें। x की पावर 4 तो 5a माइनस बी प्लस 4c। फिर एक्स क्यूब तो नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, फिर x का कोफिशिएंट माइनस a और प्लस 5। कहाँ पर हाँ यहाँ प्लस रहेगा, और कांस्टेंट टर्म प्लस c। अब हम चाहते हैं कि इसकी लिमिट 1 हो जाए। अब आपको यहाँ बुद्धि लगानी पड़ेगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री को सेम करना है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री को सेम करना है तो देखिए, क्या दोनों की डिग्री 3 हो सकती है? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 नहीं है। क्या दोनों की डिग्री 4 हो सकती है? नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में 4 नहीं है। क्या दोनों की डिग्री 2 हो सकती है? हाँ। तो यानी ऊपर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, नीचे एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए। ऐसा होने पर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम डिग्री 2। अब सोचो, अगर दोनों की डिग्री 2 हो गई तो लिमिट 1 कब आएगी? लिमिट किसके बराबर होती है? लिमिट बराबर होती है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर। ऑल्सो माइनस a प्लस 5b माइनस c होल अपॉन 2 शुड बी 1। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। Solve 1 and 2 and 3 and get ABC। पहली 2 इक्वेशन इस कंडीशन से आई हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम करनी है, और तीसरी कंडीशन लिमिट की वैल्यू से आई है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो जाएगी तो लिमिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? लिमिट की वैल्यू निकल के आएगी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ में आई? बोल दीजिए हाँ। यस सर। वेरी गुड, कॉपी कर लीजिए।